तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीज़ा के पिरामिड के बारे में। गीज़ा का पिरामिड लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था इजिप्ट में। इसकी ऊंचाई है 146 मीटर और हजारों साल तक ये इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत रही है। इसका वजन लगभग 60 लाख टन माना जाता है और आज की डेट की टॉलेस्ट बिल्डिंग अगर कहा जाए, बुर्ज खलीफा की अगर बात किया जाए, तो वो इसके कंपैरिजन में सिर्फ 5 लाख टन की है और ये 60 लाख टन का। आज हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इजिप्ट में राजाओं को फेरो कह के बुलाया जाता था और ये माना जाता है कि गीज़ा का पिरामिड बनाया गया था 2560 बीसी में इजिप्शियन फेरो कूफू के द्वारा। फेरो कूफू इजिप्ट की फोर्थ डायनेस्टी के सेकंड किंग थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने 40-50 साल 60 साल के अराउंड शासन किया था। ये पिरामिड जो है ये नील नदी के किनारे पे बना हुआ है, उसके वेस्ट बैंक पे। और यहाँ पे एक लाइन से 3 पिरामिड बने हुए हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा है फेरो कूफू के द्वारा बनाया हुआ पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे पिरामिड ऑफ कूफू भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो फेरो कूफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था और ये इजिप्ट का सेकंड टॉलेस्ट पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीज़ा के बाद। थर्ड नंबर पे उससे छोटा है पिरामिड ऑफ मैनकाउरे। ये खाफरे के बेटे मैनकाउरे ने बनवाया था। इसके अलावा भी इजिप्ट में छोटे बड़े 118 के लगभग पिरामिड्स हैं। और पिरामिड्स के अलावा भी अगर कहा जाए तो ग्रेट स्फिंक्स हो गया और कई स्टैचू हो गए, कई टूम्स हो गए, ऐसी चीज़ें भी इजिप्ट में पाई जाती हैं। अब बात आती है कि आखिर पिरामिड्स को बनाया क्यों जाता था। तो ये माना जाता है कि पिरामिड जो थे वो इजिप्ट के राजाओं फेरो के मकबरे के तौर पर बनाए जाते थे। बेसिकली एंशियंट इजिप्शियंस की मान्यता आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। उनका यह मानना था कि किसी भी इंसान की डेथ के बाद में एक नई लाइफ शुरू होती है जिसको आफ्टर लाइफ कहा जाता है। उसमें जो गॉड होते हैं वो इंसान के पूरे ज़िंदगी में किए हुए कामों का लेखा जोखा करते हैं और जो अच्छे काम करता है अपनी ज़िंदगी में उसे एक एटर्नल आफ्टर लाइफ मिलती है। लेकिन आफ्टर लाइफ जो है उसको अगर जीना है तो उसके लिए कुछ सामान भी चाहिए, ऐसा उनका मान्यता थी। अब फ़ैरो तो राजा हैं, तो अगर उनको भी मरने के बाद में एटर्नल लाइफ मिलने वाली है तो वो एक लेविश लाइफ होनी चाहिए। लेविश लाइफ के लिए सारी चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए उनके मकबरे में, पिरामिड्स में उनको दफनाया जाता था सारी की सारी अवेलेबल चीज़ों के साथ में। मतलब सोना, चांदी, कपड़े, गहने, खाना, जो कुछ भी चीज़ें हो सकती थी, इवन उनके कई चैरियट वगैरह होते थे, वो सब भी उनके साथ में ही दफना दिए जाते थे ताकि आफ्टर लाइफ में उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे। आफ्टर लाइफ की मान्यता की वजह से ही जो इनकी बॉडीज होती थी उनको डायरेक्ट बेरी नहीं किया जाता था। उन्हें एक ताबूत में, पत्थर के या फिर लकड़ी के ताबूत में ममीफाई करके रखा जाता था ताकि वो प्रिजर्व रहे। जो मैंने आपको ये बातें बताई कि पिरामिड्स का यूज़ एज ए टूम होता था, उसमें सामान वगैरह रखा जाता था, आफ्टर लाइफ वाली जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारी जो हैं ये इजिप्ट की ही कई पिरामिड्स के अंदर लिखी हुई मिली हैं प्राचीन इजिप्शियन लैंग्वेज में। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये जब गीज़ा के पिरामिड में गए थे तो उन्हें वहाँ पे सिर्फ एक खाली पत्थर का स्ट्रक्चर दिखा था, मकबरे के टाइप का, लेकिन और कुछ नहीं मिला। ना कोई मम्मी मिली, ना कोई खजाना मिला, ना कोई और चीज़ मिली। और ये माना जाता है कि जो भी वो खजाना वगैरह था वो शायद इससे पहले लूट लिया गया होगा, क्योंकि ये इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है और लोग, जैसे मैंने बताया कि सबको पता है कि राजा है तो उसके साथ काफ़ी कीमती चीज़ें रखी गई होंगी। तो ये माना जाता है कि बाद में समय के साथ कुछ उनसे पहले लोग आए होंगे जिन्होंने उस खजाने को लूटा होगा। अब जो गीज़ा का पिरामिड है ये इजिप्ट का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पिरामिड है।
इसके अंदर से कोई मम्मी ना मिलने की वजह से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये मकबरा है ही नहीं। एक थ्योरी ये कहती है कि मिस्र के लोग जो थे वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे और ये जो गीज़ा का पिरामिड है ये एक तरीके का पावर हाउस था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और इस थ्योरी को मानने के पीछे इन्हीं की इजिप्शियन दीवारों पे बने हुए कुछ चित्र और आकृतियां हैं, जिनमें से माना जाता है कि एक आकृति जो है उसमें शायद इलेक्ट्रिक बल्ब को पकड़े हुए हैं एंशियंट इजिप्शियन लोग। तो कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि मिस्र के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। दूसरी तरफ कुछ लोग सबूत ना होने की वजह से ही अपनी ही थ्योरी बनाने लग गए थे। जैसे कि अमेरिकन पॉलिटिशियन थे एक बेन कार्सन, उन्होंने 1998 में अपनी एक पर्सनल थ्योरी बना के दी थी कि पिरामिड जो है वो जीसस के फादर जोसेफ ने अनाज को स्टोर करने की ग्रीनरी के तौर पे बनाए थे। बनाए इजिप्शियन लोगों ने बनाए ही नहीं है वो। Personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaohs. अब आज की डेट में अगर बात की जाए तो जो भी आर्कोलॉजिकल कम्युनिटी है उनके बीच में कोई दो राय नहीं है इस बारे में। सबके सब इस बात को बहुत क्लियरली मानते हैं कि पिरामिड जो है वो मकबरे के तौर पे ही बनवाए गए थे और जो राजा थे वो अपनी एक ग्रैंड आफ्टर लाइफ के लिए उसमें सारा का सारा सामान रख के ममीफाई होके दफनाए जाते थे। अब अगर क्यों बनवाया था का पॉइंट हम सेटल्ड माने तो उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे बनवाया गया था। ना उस समय कोई क्रेन थी, ना कोई बड़ी बड़ी मशीनें थी। आप मशीनें तो छोड़ दीजिए, जो जिस समय के इजिप्शियन समय की हम बात कर रहे हैं उन लोगों को पहियों के बारे में भी नहीं पता था कि जो इसमें पत्थर लगे हुए हैं पिरामिड्स में वो 2.5 टन से 80 टन के हैं एक एक पत्थर। तो इनको बिना किसी पहिए के, बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी गाड़ी के किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया, कैसे उनकी एकदम इवन प्रिसीजन के साथ में कटिंग की गई और 147 मीटर ऊंचा पिरामिड कैसे बना दिया गया एक के ऊपर एक रख के, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इतिहासकारों की इस बारे में कुछ थ्योरीज हैं। 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने ये थ्योरी दी थी कि पिरामिड को स्लेव्स के द्वारा बनाया गया था। और आजकल की बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने ये देखा होगा कि कमज़ोर मासूम लोगों के ऊपर हट्टे कट्टे सैनिक जुल्म कर रहे हैं, कोड़ों से मार रहे हैं और पिरामिड बना रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये सच नहीं है। उन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये बात क्लियरली बताई है कि जो फ़ैरो थे कूफू, उनको उनकी जनता बहुत प्यार करती थी और सबने इस पिरामिड को बनाने में हेल्प करी थी। लेकिन जो मेन वर्कर्स थे इस पिरामिड को बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो एवरेज इजिप्शियंस से कहीं ज़्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर हट्टे कट्टे हुआ करते थे। वो कोई स्लेव्स नहीं थे। वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास में ही शहर में रहा करते थे। एक अच्छी लिविंग थी उनकी। 20 से 30 हज़ार ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जिन्होंने मिल के टोटल 20 साल के टाइम में इस गीज़ा के पिरामिड को बनाया था। ना तो वो कमज़ोर थे, ना वो स्लेव थे, हट्टे कट्टे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जिन्होंने इसको बनाया। अब गीज़ा का पिरामिड जो था इसको बनाने में लगभग 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार लगा था। मोस्टली ये आसपास के इलाकों से ही लाया गया था। इनको काटने के लिए, तोड़ने के लिए कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे। जो ग्रेनाइट के ज़्यादा कठोर पत्थर होते थे उनको डोलेराइट का इस्तेमाल करके तोड़ा जाता था। अब बात ये आती है कि इतने भारी हैवी पत्थर को मूव कैसे किया गया। उस समय इजिप्शियंस लोग पहिए तक का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह 2.5 टन के पत्थर कैसे लेके जाया गया। इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। पहली तो ये है कि इनको नदी में तैरने वाले राफ्ट वगैरह बनाए गए थे, जिसकी वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया गया था। अब वहाँ से नदी के किनारे से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने के लिए स्लेज का इस्तेमाल किया जाता था। 2014 में एक स्टडी हुई थी जेहुतिहो टेप के मकबरे में मिली एक पेंटिंग से।
जो 1900 बीसी में बनाया गया था। इस पेंटिंग में ये चीज़ दिखाई गई थी कि एक बहुत बड़ी मूर्ति को लगभग 170 लोग स्लेज के ऊपर रख के घसीट रहे हैं रस्सियों से। इस पेंटिंग में एक आदमी जो है वो स्लेज के सामने पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पेंटिंग में जो मिली थी। जब फिजिसिस्ट डेनियल बॉर्न और उनकी टीम ने इस चीज़ को टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि अगर रेत में 2 से 5% पानी मिला हो तो रेत के ऊपर किसी भी चीज़ को घसीटना बहुत ही ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो ये थ्योरी बन के आई कि जो पत्थर थे उनको स्लेज के ऊपर रख कर उसके आगे पानी डालते हुए घसीट घसीट कर कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया गया था। अब कंस्ट्रक्शन साइट तक तो ये भारी भारी पत्थर आ गए, लेकिन उठा के ऊपर कैसे ले जाए गए? क्रेन तो अभी भी नहीं है। इवन उनके पास कोई ऐसा पुली का सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि पहिए का तो इन्वेंशन ही नहीं हुआ। इसके ऊपर एक थ्योरी आती है, रैंप की थ्योरी। साल 2015 में फ्रेंच और इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट ने 4,500 साल पुराना एक वुडन रैंप क्वारी ढूंढा था और यही माना गया था कि ऐसा ही एक स्लोप पिरामिड के बगल में भी बनाया गया होगा, जिसके दोनों तरफ खंबे लकड़ी के गाड़े गए होंगे और उन पे रस्सी के सहारे पत्थरों को पिरामिड में ऊपर पहुंचाया गया होगा। हर एक लेवल पे पिरामिड का जो पत्थरों का लेवल था, हर एक लेवल के बाद एक नया स्लोप बनाया गया होगा उसी के ऊपर, ताकि बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप ना बने और धीरे धीरे करके पत्थरों को इसी थ्योरी से ऊपर चढ़ाया जा सके। इसके अलावा भी एक थ्योरी है लिवर के सिस्टम वाली, इसको शाडूफ कहा जाता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसका इस्तेमाल इजिप्शियंस नील नदी से पानी निकालने में, खेतों की सिंचाई वगैरह करने में ऑलरेडी यूज़ करते थे। इसकी बहुत सारी पेंटिंग्स और उसमें प्रमाण है कि शाडूफ थ्योरी का ये लोग यूज़ करते थे। इसमें मिडिल पॉइंट पे एक ऊंचा सा जगह बना के उसके ऊपर एक लकड़ी का राफ्ट जैसा रख दिया जाता था, लकड़ी का डंडा रख दिया जाता था, जिसके एक तरफ वो भारी पत्थर स्टोन रखा जाता था और दूसरी तरफ कुछ और भार रख के उसको उठाकर ऊपर रख दिया जाता था और इस तरीके से पत्थरों को ऊपर पहुंचाया गया था। ये थ्योरीज हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। दोनों ही थ्योरीज जो हैं वो उस समय के हिसाब से चीज़ों को कैसे किया गया होगा अवेलेबल रिसोर्सेज से, उसको तो एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनको टाइम लाइन पर बिठाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, जो भी उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं, कि ये पूरा पिरामिड बना था इसको बनने में 20 साल का समय लगा था। और सुनने में 20 साल एक बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन हम इन ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र करने की जो थ्योरीज अभी आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको अगर इस टाइम लाइन पे बिठाया जाए कि इस तरीके से पत्थर रखे जाएं और 20 साल में हमें काम ख़त्म करना है, तो उसके लिए लगभग 20,000 वर्कर्स को साल के 365 दिन हर 3 मिनट पे एक स्टोन ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं लगता। थ्योरेटिकली जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल सही है कि आप ऐसा स्लोप बना दो, उससे ऊपर पहुंचा दो, या फिर एक लीवर टाइप का सिस्टम बना दो और ऊपर पहुंचा दो। हाँ, उस समय के रिसोर्सेज के हिसाब से थ्योरेटिकली ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन टाइम लाइन के ऊपर बिठाने में ये थोड़ी थोड़ी कहीं मात खाती है। अब मैंने बताया कि इन पिरामिड्स के बनाने में मोर्टार का भी इस्तेमाल हुआ था। मोर्टार जो था वो नीचे के ब्लॉक्स में यूज़ नहीं हुआ था, ऊपर के ब्लॉक्स में यूज़ हुआ था, लेकिन वो इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था कि हजारों साल पहले बनाए गए ये पिरामिड, पता नहीं कितने ही भूकंप आए होंगे, कितने तूफान आए होंगे, आंधियाँ आई होंगी, टेम्परेचर्स हाई हुआ होगा, लो हुआ होगा, लेकिन फिर भी आज की डेट में ये सारे के सारे पिरामिड हजारों साल के बाद में भी खड़े हैं। इस मोर्टार की बात अगर की जाए तो इसके इंग्रेडिएंट्स को तो साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि हाँ भाई क्या क्या मिलाया गया था, लेकिन वो एग्जैक्ट मिक्सचर, वो मोर्टार आज तक भी दोबारा नहीं बनाया जा सका। सारे इंग्रेडिएंट्स पता होने के बाद भी, सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी। सबसे बाहर के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही फाइन वाइटिश लाइमस्टोन से बनाया गया था। ये लेयर जो है ये आज की डेट में कूफू और मेनकाउरे के पिरामिड से तो पूरी तरीके से हट चुकी हैं, लेकिन जो खाफरे का पिरामिड है उसके सबसे ऊपरी हिस्से में ये अभी भी थोड़ी बची हुई है। अब अगर बात की जाए तो पिरामिड्स का सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही आश्चर्य वाली चीज़ नहीं है,
उसका डिज़ाइन भी अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि चारों दिशाओं में वो ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइन कर जाती हैं। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम एकदम प्रिसिजन से नापेंगे तो ये 1/15 ऑफ 1 डिग्री का एरर आता है उसमें। और ये इमारत उस समय बनाई गई थी जब जीपीएस या बाकी चीज़ों को तो एकदम छोड़ दो, एक सिंपल कंपास तक नहीं होता था। तब भी इतना ज़्यादा प्रिसिजन है इन पिरामिड्स को बनाने में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक ऑटम इक्विनॉक्स की थ्योरी दी थी कि जब धरती में झुकाव कुछ इस तरीके से इस एंगल पे होता है कि दिन और रात बिल्कुल सेम बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे धरती पे पड़ने वाला शैडो जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आता है। और इस शैडो में भी वही डिग्री ऑफ एरर होता है जो इन पिरामिड्स में है। तो इनका मानना है कि शायद वही ऑटम इक्विनॉक्स की थ्योरी उस समय एंशिएंट इजिप्शियंस को भी पता होगी और उसी का यूज़ करके उन्होंने इस एंगल्स को बिठाया होगा। 1989 में एक ऑथर और इजिप्टोलॉजी एंथुजियास्ट रॉबर्ट बॉवेल ने एक ओरायन कोरिलेशन थ्योरी बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि गीज़ा के जो तीनों पिरामिड्स हैं वो ओरायन बेल्ट के 3 तारों के साथ में सीधी लाइन में है। अब ये एंशिएंट इजिप्शियंस जो थे इनको माना जाता है कि एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। 1999 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी को टेस्ट भी किया था, लेकिन वो तीनों पिरामिड जो थे वो ओरायन बेल्ट के एग्जैक्ट नीचे नहीं मिले थे। हाँ, ये भी सच है कि उन हज़ारों साल का समय जो बीता है पिरामिड के बनने में और इस टेस्टिंग में, उसमें इन सितारों की जो अलाइनमेंट है वो भी बदल चुकी है। आज की डेट में भी अगर हम कहें तो इतनी ज़्यादा स्टडी और रिसर्च के बाद में भी हमारे पास सिर्फ थ्योरीज ही हैं कि इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। इसका कोई एग्जैक्ट कॉन्क्रीट सबूत हमारे पास नहीं है कि सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा। हमारे पास रिसर्च और स्टडीज़ के बेस पे कुछ थ्योरीज हैं जो मैंने आपको बताई कि इसे क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। आगे आने वाली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में शायद हमें इसके और कई कुछ राज पता चले। आज की कहानी यहीं तक। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।